चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 10 के 8 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है आनुवंशिकता। देखते हैं तो हमने देखा कि जनन प्रक्रियाओं द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। हमने यह भी चर्चा किया कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें व्यष्टिगत पौधे में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है और मानव एवं अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं इनमें व्यष्टिगत स्तर पर अनेक भिन्नताएं परिलक्षित होती है। और इस अध्याय में हम उन क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न एवं वंशागत होती हैं। तो जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचरण देखें तो पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारित शारीरिक अभिकल्प यानी डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती है। अब जरा सोचिए कि इस नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा और वह दूसरी इस पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आरहित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। चित्र 8.1 में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एक एकल जीव जनन करता है जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणाम तो 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पूर्णतः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होगी, उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो डीएनए की प्रतिकृति की समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधताएं अपेक्षाकृत और अधिक होती है। इसी के विषय में हम आनुवंशिकता के नियमों की चर्चा के समय देखेंगे। क्या किसी स्पीशीज में इस नई विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्म से बचाने की संभावना अधिक होती है और उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आनुवंशिकता देखें तो जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के सामान्य डिजाइन यानी अभिकल्प का होना है। आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्ष्य पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। आइए इन नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। वंशागत लक्षण देखिए, वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है। हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं पड़ता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती है। लक्षणों की वंशागति के नियम मेंडल का योगदान देखें तो इनके बारे में देखते हैं। ग्रेग जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा देख लें तो मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी तथा वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका और वह अपनी मिनिस्ट्री में वापस गए तथा मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। और उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की और इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। अब देखते हैं लक्षणों की वंशागति के नियम देखते हैं इनके। तो मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति यानी अपने शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा? मेंडल ने इस प्रकार की वंशागति में कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं और उन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा जो उनसे लगभग 1 शताब्दी से पहले किए गए थे। मेंडल ने मटर के पौधे के
अनेक विपर्यास यानी वैकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरणतः गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल इत्यादि। उनसे विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे को लिया, जैसे कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे के प्रतिशत की गणना की। प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था और सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जन्यकीय लक्षण ही दिखाई देता है और उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो अगला प्रश्न था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधे से पूर्ण रूप से समान थे? मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधे एवं F1 पीढ़ी के पौधे को सौर परागण द्वारा उगाया और पैतृक पीढ़ी के पौधे से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधे की थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधे को दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से 1/4 संतति बौने पौधे थे। और यह इंगित करता है कि F1 पौधे द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेषकों यानी लक्षणों की वंशानुगति हुई और परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियां की यानी स्वरूप वंशानुगति होती है और ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न भी हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति का तैयार किया गया एक पैटर्न चित्र 8.3 में दर्शाया गया है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप देखें। चित्र 8.3 में हम कौन सा प्रयोग करते हैं जिससे यह सुनिश्चित होता है कि F2 पीढ़ी में वास्तव में कैपिटल T और कैपिटल T और स्मॉल t तथा स्मॉल t का संयोजन 1:2 और 1 में प्राप्त होता है। तो इस व्याख्या में कैपिटल T एवं कैपिटल T स्मॉल t दोनों ही लंबे पौधे हैं, जबकि केवल स्मॉल t बौने पौधे हैं और दूसरे शब्दों में कैपिटल T की एक प्रति ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल t की छोटे प्रतियां स्मॉल t ही होनी चाहिए। कैपिटल T जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जबकि जो लक्षण स्मॉल t की तरह व्यवहार करते हैं अप्रभावी कहलाते हैं। चित्र 8.4 में कौन सा लक्षण प्रभावी है तथा कौन सी अप्रभावी है? यहाँ पे क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़े का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। गोल बीज वाले लंबे पौधे का यदि झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधे के संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होती है? F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले होंगे और अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है, परंतु क्या होता है जब F1 संतति के स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है? मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले पौधे बौने पौधे होंगे, परंतु F2 की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे और उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज तथा कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले होंगे। यह आप देख सकते हैं कि किस तरह F2 पीढ़ी में नए लक्षणों का संयोजन देखने को मिला जब बीज के आकार और रंग को नियंत्रित करने वाले कारकों में पुनर्संयोजन से युग्मनज बना जो F2 पीढ़ी से अग्रणी रहा। अतः लंबे या बौने लक्षण तथा गोल या झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं और एक उदाहरण चित्र 8.5 में दर्शाया गया है। देखते हैं यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। अनुवांशिकता कार्य विधि किस प्रकार होती है? कोशिका के DNA में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है इसकी हम चर्चा करते हैं। आइए पौधे की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधे में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण
नियंत्रण करते हैं। अतः किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है और पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम्य की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होती है। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा तथा पौधा लंबा होगा। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाले प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा और वह कम दक्ष होगी। अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी तथा पौधे बौना होगा। अतः जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। और यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ठीक है तो उसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होगा। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे और प्रत्येक जनक में से एक सेट की वंशानुगति होती है और इस तरीके से सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा। जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की 2 प्रतियां होती है। फिर इनमें से जनन कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है। यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो चित्र 8.5 में दर्शाया प्रयोग सफल नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि 2 लक्षण R तथा Y सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप से आहरित नहीं हो सकेंगे और इसे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक ही डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाते हैं। अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती है जिनमें से एक नर तथा दूसरी मादा जनक के प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका यानी पैतृक अथवा मातृक से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनक कोशिका यानी युग्मक में जाता है और जब 2 युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित बनी रहती है जो स्पीशीज के डीएनए के अस्थायित्व को सुनिश्चित करता है। वंशागति के इस क्रियाविधि में मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीव भी वंशागति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। क्या हम पता लगा सकते हैं कि उनमें वंशानुगति किस प्रकार होती है। लिंग निर्धारण देखें तो इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले 2 एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं जिसके कई कारण हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है। अलग अलग स्पीशीज के इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं और इसके लिए कुछ प्रणालियों में जैसे कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण निषेचित अंड युग्मक के उष्णयन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। मेघों जैसे कुछ प्राणी या अपना लिंग बदल सकते हैं जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है, लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में जनक जीवों में वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की, परंतु अभी तक हम मानते रहे हैं कि दोनों जनकों से एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगति कैसे हो सकती है। इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इसकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक उग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में यह जोड़े परिरूप जोड़ा नहीं होता है जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स
एक्स तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम X और Y का वंशानुगति पैटर्न पता कर सकते हैं? जैसे कि हम चित्र 8.6 में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं सामान्यतः आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी सामान्यतः आधे बच्चे लड़के और लड़की हो सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार के गुणसूत्र प्राप्त होता है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की एवं जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़का होगा। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती है। उसके बाद देखा कि इन विभिन्नताओं के कारण जीव के उत्जीविता में वृद्धि हो सकती है। उसके बाद देखा लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं और इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उसके बाद देखा विभिन्न लक्षण किसी जीवों में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, संतति में नर संयोग उत्पन्न होते हैं। और देखा विभिन्न स्पीसीज में लिंग निर्धारण के कारक भिन्न होते हैं। मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाले गुणसूत्र X यानी लड़की के लिए अथवा Y लड़के के लिए किस प्रकार के होते हैं।